हेलो एवरीवन। हाँ, एम्स नई दिल्ली अस्पताल के गठिया विभाग से मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्मण मीना। अभी बहुत सारे मेरे को कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब म्यूकर माइकोसिस के बारे में बताइए। तो इसलिए मैं एक वीडियो अब इस समाज के सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए एक म्यूकर माइकोसिस पे एक वीडियो बनाने की सोचा था। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि म्यूकर माइकोसिस क्या है। जो ब्लैक, इसको भी ब्लैक फंगस बोलते हैं, और एक बोल रहे हैं लोग बाकी वाइट फंगस होती है, तो वाइट फंगस कैंडिडा को बोलते हैं। तो म्यूकर माइकोसिस क्या कहाँ पे मिलता है, म्यूकर माइकोसिस कैसे इन्फेक्शन होता है। म्यूकर माइकोसिस के जो फंगस है वो जनरली जो भी धूल है, मिट्टी है, और जो भी हवा है उसमें अंदर इनके स्पोर्स रहते हैं, और जो डिकेइंग वेजिटेशन और सोइल है यानी कि सड़े गले पदार्थ है, उनके अंदर ये वायरस उसके अंदर ये फंगस मिलता है। उसके स्पोर्स जब हम इनहेल करते हैं या जो उनके स्पोर टच होते हैं, वो जब भी कोई हमारी स्किन का पार्ट डैमेज है तब तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो सबसे अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब किन लोगों को इसका रिस्क ज़्यादा है, किन लोगों में ज़्यादा रिस्क देखा गया है। तो डायबिटिक पेशेंटों में सबसे ज़्यादा रिस्क देखा गया है। जो अभी आपको म्यूकर माइकोसिस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो कोविड में जितने भी केस आ रहे हैं उसके जो टोटल केस है टोटल वर्ल्ड के, उसमें 70% केस इंडिया के हैं। और आपको ये जानना जरूरी है, आप जानना जरूरी है कि उसमें भी जो केस है इंडिया में उसमें 92% पेशेंट को डायबिटीज है, और 92% पेशेंट को उसके उनमें से 70% पेशेंट का जो डायबिटीज है वो वेरी अनकंट्रोल्ड है। तो और जो 10% केस है वो न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे तो पहले शुगर था ही नहीं। तो देखो, शुगर ऐसी समस्या है जिसका कभी कभी इंसिडेंटली पता चलता है। तो कई पेशेंटों को शुगर इनिशियली नहीं होती, तो ऐसे इंसिडेंटली डिटेक्ट होती हैं। और अब इसमें से 80% मेल पेशेंट है। तो ये है इसका इंसिडेंस के बारे में। तो अगला है कि और कौन कौन पेशेंट डायबिटिक पेशेंट ही प्रोन क्यों है। तो आपको जान होगा कि जो ये फंगस है इसमें एक एंजाइम होता है कीटोन रिडक्टेज, उसको शुगर बहुत पसंद है। तो म्यूकर का जो फंगस है उसको शुगर बहुत पसंद है। तो एक कीटोन रिडक्टेज एंजाइम से शुगर को, कीटोन एसिड इनको वो खाता है और वो अपनी वृद्धि करता है, मतलब ग्रोथ करता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट बहुत प्रोन है। दूसरा और कौन प्रोन है इस इन्फेक्शन के लिए, जो भी पेशेंट का जिनका बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट है, हीमोक्रोमेटोसिस है, जिनमें क्योंकि इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हीमेटोक्रोसिस वाले पेशेंट में आयरन ओवरलोड बढ़ जाता है। आयरन भी इस म्यूकर को बहुत पसंद है, इसलिए इन आयरन से भी अपनी ग्रोथ करता है, इसलिए इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन मिल रहा है। और किन किन में मिल सकता है, जो भी पेशेंट जिनको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक चल रही है, आईसीयू में है, कीमोथेरेपी चल रही है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, उनमें भी ये इन्फेक्शन मिल सकता है। पर मोस्टली डायबिटिक पेशेंटों में केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। इसलिए यदि हमारी डायबिटीज शुगर कंट्रोल है तो हम इससे बच सकते हैं। क्वेश्चन ये भी था कि वाकई पहले क्या ये इन्फेक्शन नहीं था। नहीं, पहले भी ये इन्फेक्शन था वो, लेकिन पहले ये इन्फेक्शन का रेट कम था, लेकिन कोविड में बढ़ गया है। तो कोविड में क्यों बढ़ा है? कोविड में बढ़ने का एक तो कारण कोविड इटसेल्फ है। कोविड में क्योंकि इम्यूनिटी को गड़बड़ कर रहा है, इसलिए कोविड भी एक कोज है। सेकंड कोज है स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पेरिफेरी में जो भी डॉक्टर्स है वो कई पेशेंटों को अननेसेसरी स्टेरॉइड लिख रहे हैं, और जो ज़रूरत है उससे भी कई ज़्यादा लिख रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि स्टेरॉइड से ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो शुगर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और स्टेरॉइड को जो ज़रूरत है उस हिसाब से प्रिस्क्राइब कीजिए। और तीसरा एक कोज ये है कि
जो अभी जो ऑक्सीजन यूज हो रही है, क्योंकि इतना क्राइसिस है, तो पहले तो केवल हमारे मेडिकल ऑक्सीजन यूज कर रही थी, अब इंडस्ट्री की ऑक्सीजन को भी यूज कर रहे हैं। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसमें 99.7% कंटेंट ऑक्सीजन इटसेल्फ होता है, जबकि इंडस्ट्रियलाइज ऑक्सीजन उसमें 92% ही ऑक्सीजन रहती है और अदर कंटेंट भी उसमें मिले हुए थे, जैसे नाइट्रोजन की गैस। अभी लेकिन इसको क्लियर कट कारण नहीं बोल सकते, बट ये एक डाउटफुल कोज है जिसको सोचा जा सकता है। तो हमें ध्यान देना होगा, इंडस्ट्रियलाइज ऑक्सीजन का थोड़ा प्योरिफिकेशन करना होगा, उसका जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा 92 से 99 90.7, तब जाके वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता चले कि ये म्यूकर का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो देखिए, इसके जो मुख्य सिम्टम है उनको हम डिवाइड करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो इफेक्ट कर रहा है वो राइनो ऑर्बिटल रीजन को इफेक्ट कर रहा है। तो राइनो ऑर्बिटल रीजन को इफेक्ट कर रहा है, तो क्योंकि ये जो म्यूकर है ये मेनली जो साइनस होते हैं, साइनस देखो आपको बता देते हैं, साइनस होता है जो बोन्स के बीच खाली स्पेस रहता है, वहाँ साइनस होते हैं। जैसे ये फ्रंटल साइनस है, इधर एथमोइड साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, स्फिनोइड साइनस है। तो जैसे जो साइनस साइड पे पेन होता है, जिस भी पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, जैसे मान लो जो भी डायबिटिक अनकंट्रोल्ड है, उसको कोविड है और यहाँ पे पेन बता रहा है, तो आप सस्पेक्ट कीजिए। एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नाक से काला खून आ सकता है, नाक से हरा रंग का लिक्विड आ सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, सूजन आ सकती है, यहाँ पर रेडनेस हो सकती है आँख के अराउंड, और आँख के अराउंड स्वेलिंग भी हो सकती है, और विजन में डिस्टरबेंस हो सकती है, टोटल विजन लॉस भी हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन में एक्सटेंड कर जाता है तो केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, उसकी वजह से ऑप्थेल्मोप्लेजिया मतलब लॉस ऑफ विजन हो सकता है, यहाँ पे नमनेस हो सकती है फिफ्थ नर्व की वजह से, और तो बहुत सारी क्रेनियल नर्व की पाल्सी भी हो सकती है, वो सारे हो सकते हैं। दूसरा ये अफेक्ट करता है पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस। तो पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस क्या सिम्टम हो सकते हैं, फीवर इटसेल्फ हो सकता है, हेमोप्टाइसिस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और इसके अलावा चेस्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, ये सारे हो सकते हैं। और क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन को भी अफेक्ट कर सकता है, उसमें परफोरेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, हिमेटमेसिस हो सकता है, मलीना हो सकता है, ये सारे चीज़ें हो सकती है। और भी स्किन को भी अफेक्ट करता है, स्किन में जहाँ पे स्किन पे कैसे कर सकता है, अगर वहाँ पे कोई ट्रॉमा हुआ है, बर्न है या वाउंड है, तो वहाँ पे पेन हो सकता है, नोडुल बन सकता है, तो तब आपको सस्पेक्ट करना होगा। तो ये सारे म्यूकर माइकोसिस के सिम्टम थे। तो अब आता है कि इसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। और डायग्नोसिस करने के लिए हमको जो सबसे बेस्ट है उस जगह का बायोप्सी लेना पड़ेगा। बायोप्सी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बायोप्सी से ही क्लियर कट पता चलता है कौन सी तरह का फंगस है। तो जो बायोप्सी में जो इसमें क्या मिलता है, बायोप्सी में इसमें ब्रॉड, इरेगुलर और एसेप्टेड टाइप ही मिलते हैं, जबकि जो एस्परजिलस है उसमें नैरो, रेगुलर और सेप्टेड टाइप ही मिलते हैं। तो इसलिए बायोप्सी से क्लियर होता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम सीरम गैलेक्टोमेनन कर सकते हैं, बीटा डी ग्लूकेन ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा सीटी पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस, तो सीटी में इसमें हेलोसाइन या रिवर्स हेलोसाइन मिलता है। हेलोसाइन क्या होता है, जो नोड्यूल्स है उसके अराउंड ग्राउंड ग्लास ऑफिसिस मिलती है, उसको हम हेलोसाइन बोलते हैं। तो ये सारा था। तो अब ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो ये म्यूकर की जो फंगस है ये एंजियो इन्वेजिव होती है। एंजियो इन्वेजिव का मतलब होता है ये ब्लड वेसल को डिस्ट्रक्ट करती है। जैसे कि मान लो कोई खेत है, खेत में यदि हम वो पाइपलाइन है उसमें पानी रुक जाए, उसमें कुछ भी अवरोध हो जाए, तो वहाँ पानी का सप्लाई नहीं होगा। अगर लंबे समय तक पानी का सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ की भूमि खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। वैसे ही अगर हमारे शरीर की जो सेल्स है, टिश्यू है, अगर उनको ब्लड सप्लाई ना मिलेगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ इन्फेक्ट हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे भी इसका इन्फेक्शन है वो टिश्यू बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। ट्रीटमेंट मेनली फिजिशियन, ENT सर्जन और आई सर्जन करते हैं। तो एंटीबायोटिक इसमें एम्फोटेरिसिन B देते हैं, वो अराउंड 1 to 1.5 मंथ देते हैं। उसके बाद एक पोसाकोनाजोल टेबलेट आती है, उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म देना होता है क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से 3 to 6 मंथ तक।
और इसमें सबसे मेन रोल सर्जरी का है, क्योंकि सर्जरी से हम जो टिश्यू नेक्रोस उनको हटाना पड़ता है ताकि जो इन्फेक्शन हो मैक्सिमम निकल जाए, क्योंकि केवल एंटीबायोटिक से कवरेज नहीं हो कर सकते। इसलिए ईएनटी सर्जन और आई सर्जन का ओपिनियन जरूरी है। तो ये था ट्रीटमेंट के बारे में। प्रोग्नोसिस वाइज जो अगर राइनो ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट है में ये देखा गया कि 25 to 60% केस में डेथ हो रही है, और जो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के केस है उसमें अराउंड 87% केस में डेथ हो रही है। तो दोस्तों मेनली डायबिटिक पेशेंट अगर भी उनकी शुगर कंट्रोल है तो हम बचा सकते हैं, और स्टेरॉइड को मिनिमम रेंज में देना है इस कोविड महामारी में। और मास्क पहनना है, अगर आप मास्क पहनेंगे तो इसके स्पोर्स आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, तो उससे आप बच पाओगे। अगला मैं आपको बताता हूँ कैंडिडा इन्फेक्शन के बारे में। देखिए कैंडिडा का जो फंगस है वो हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ओरोफेरिंजियल ट्रैक्ट है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहाँ नॉर्मली कोलोनाइज करता है। तो अगर हमें मेरा सैंपल लूँ तो हो सकता है मेरा फंगस का जो है वो ग्रोथ आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रीट करना है, क्योंकि ये नॉर्मली भी कोलोनाइज करता है। तो दिक्कत कब करता है ये? जिन पेशेंटों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, लॉन्ग टर्म से एंटीबायोटिक यूज ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म से कीमोथेरेपी पे हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, और उनमें ये ज़्यादा दिक्कत करता है। बाकी लोकल इन्फेक्शन इसके कभी कभी नॉर्मल पेशेंट में मिल जाते हैं, लेकिन लोकल इन्फेक्शन आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। तो लोकल इन्फेक्शन कौन से, जैसे ओरोफेरिंजियल थर्स जिसको हम बोलते हैं छाले, तो इसके अंदर जो व्हाइट प्लाक बनता है तो उसको लोकली एंटीफंगल क्रीम से और एक प्रोपोनाजोल टैबलेट से ठीक कर सकते हैं। एक होता है वल्गोवेजाइनल कैंडिडियासिस, एक होता है बेलेनाइटिस। दोनों में है पेन, इचिंग और वहाँ पे व्हाइट प्लाक मिलेगा, और व्हाइट डिस्चार्ज वल्गोवेजाइनल कैंडिडियासिस में मिलेगा। तो उसको भी हम एंटीफंगल थेरेपी से आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन डिसेमिनेटेड और सीवियर टाइप का कैंडिडियासिस कब मिलता है? जैसे एंडोकार्डाइटिस किनको होगा? जिनको पहले कोई प्रोस्थेटिक हार्ट वाल लगा हुआ है या आईवी ड्रग यूज लेते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन मिल सकता है। और दूसरा, जैसे किसी को ट्रांसप्लांट लगा हुआ है, जैसे नी का ट्रांसप्लांट है या कोई प्रोस्थेटिक ट्रांसप्लांट लगा हुआ है या इंट्राआर्टिकुलर या कोई सर्जरी हो, उन केस में भी ऑस्टियोमाइलाइटिस कर सकता है ये वायरस। और जिनको सीएनएस शंट लगा हुआ है या बीपी शंट लगा हुआ है, उनमें भी इनके इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस मिल सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन मिल सकते हैं। कैंडिडा निमोनिया वेरी रेयर है, क्योंकि वहाँ पे जनरली लोकलाइज ग्रोथ कंटामिनेंट होता है। वो कभी सैंपल में यदि आ भी जाए तो हो सकता है वो ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन कि उनमें जो लोकली कंटामिनेट करता है वो भी हो। तो मोस्टली, और दूसरा ये कैंडिडेमिया क्या टर्म है? कैंडिडेमिया है जब ब्लड के अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन मिल जाए। इन केसों में थोड़ा ट्रीटमेंट लॉन्ग चलता है और हायर एंटीफंगल ड्रग यूज लेते हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन भी है, केस्पुकुनिन है, ये सब यूज लेते हैं। तो अभी चूँकि कोविड में कुछ केस बिहार में दिखे हैं, लेकिन कोई बहुत ऐसे केस नहीं दिखे जो बहुत ज़्यादा केस हो वाइट फंगस या कैंडिडा के इन्फेक्शन नहीं मिले। तो अभी इसके बारे में इतना चिंतित होना जरूरी नहीं है। तो मेन चिंता हमारी म्यूकरमाइकोसिस है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।